रीजन एंड एम्पायर। सो इस पूरे चैप्टर में हम एक 1000 ईयर के पीरियड का एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि किस किस तरह के चेंजेस आए। सो हमने टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस देखे, हमने कल्चर्स में चेंजेस देखे कि किस तरह नए नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए, न्यू टेक्नोलॉजीज आई और बहुत सारे चेंजेस हुए। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह जो रीजन्स एंड एम्पायर्स थे वो इस 1000 पीरियड के टाइम में चेंज हुए। इस टाइम पे हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो मेजर पार्ट था वो छोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स, कुछ इस तरह की जो डायनेस्टीज थी उनके अंडर था, मतलब मेजर पार्ट इन लोगों के अंडर था। हमें एक संस्कृत प्रशस्ति मिलती है जिसमें कि जो दिल्ली सुल्तान थे गियासुद्दीन बलबन, उनकी तारीफ की हुई है। प्रशस्ति का मतलब तो हमें पता है, हमने 6th क्लास में पढ़ा था। प्रशस्ति मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, जब किसी की तारीफ में कोई चीज़ लिखी जा रही हो तो वो होती है प्रशस्ति। एक संस्कृत प्रशस्ति मिली किसके बारे में? सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में। तो जो पोएट है वो क्या बताते हैं कि जो रूलर थे गियासुद्दीन बलबन थे, इनका बहुत ही बड़ा एम्पायर था, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रीजन पे ये रूल करते थे। और वो एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? ईस्ट में बंगाल से लेकर जो वेस्ट में गजनी तक, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान में है। तो बंगाल से लेकर गजनी तक इतना जो वाइड कह सकते हैं, और अगर लेंथ में देखें तो नीचे साउथ तक इन्होंने पूरा एरिया अपने अंडर किया हुआ था। तो इस प्रशस्ति के अकॉर्डिंग जो गियासुद्दीन बलबन थे वो बंगाल से लेकर गजनी तक और पूरा जो साउदर्न इंडिया था वो भी कवर करते थे, उस पर भी रूल करते थे। और ये भी बोला गया है उस प्रशस्ति में कि जितने भी लोग थे अलग अलग रीजन्स के, चाहे वो गौड़ा आंध्र प्रदेश वाला इलाका हो, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तो इन सभी एरियाज में जो रहने वाले लोग थे वो गियासुद्दीन बलबन की आर्मी से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, मतलब कि कोई भी इनके आगे टिक नहीं पाता था, ऐसा बताया गया है। बट हिस्टोरियंस इस पूरे अकाउंट को एक एग्जैजरेशन बताते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, ऐसा कुछ था नहीं, इतना बड़ा एरिया इनके अंडर नहीं था। और जब इस तरह की एग्जैजरेशन देखते हैं हिस्टोरियंस तो वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार रूलर्स अपने इतने बड़े कंट्रोल की बात क्यों करते रहते थे, वो हमेशा अपने पावर को क्यों एग्जैजरेट करके बताते रहते थे, क्यों बढ़ा चढ़ा के बताते थे कि उन्होंने इतना रीजन पे कब्जा किया हुआ है। तो वो इस चीज़ का रीजन भी जानने की कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस, राइट। तो लैंग्वेज एंड रीजन, तो हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पे 1400 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और अगर आज बोली जाती हैं तो जाहिर सी बात है पिछले जो पास्ट में भी बोली जाती होंगी। यहाँ पे आमिर खुसरो का एक अकाउंट दिया हुआ है कि उन्होंने किस तरह बताया कि हमारे जो रीजन है, जो सब कॉन्टिनेंट है, उसमें किस किस तरह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। 14th सेंचुरी में इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज, बताते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की कि यहाँ पे हर एक रीजन में एक अपनी ही लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में पूरे सब कॉन्टिनेंट में सेम लैंग्वेज बोली जाती है, नहीं, हर एक रीजन के बाद आपको लैंग्वेज भी चेंज मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को नोटिस किया? सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि साउदर्न कर्नाटका में बोली जाती थी, तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुज्जरी गुजरात में, मबारी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, और उसके बाद अवधी भाषा जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले इलाके में बोली जाती थी, और उसके बाद हिंदावी जो कि जो दिल्ली वाला इलाका है इसके अराउंड में बोली जाती थी। तो उन्होंने नोटिस किया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में किस तरह अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और उसके बाद अमित खुसरो ने ये भी बताया कि इन सभी लैंग्वेजेस के अलावा एक और लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत। ये एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज थी और ये किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कश्मीरी, तो कश्मीरी कौन से रीजन से बिलोंग करती है? कश्मीर से। तो संस्कृत का ऐसा नहीं था, संस्कृत जो है वो किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। ये जो लैंग्वेज है ये कॉमन पीपल नहीं जानते थे, इन्हें सिर्फ जो ब्राह्मण्स थे वही इस लैंग्वेज को जानते थे, वही इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, आम आदमी का इसका इस्तेमाल नहीं करता था। 8th century तक, by 700 many regions had already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। तो क्या था, 8th सेंचुरी तक काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स थे जिनकी खुद की जोग्राफिकल डायमेंशंस थी, मतलब उनकी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक थी, जैसे कि ये पहाड़ी इलाका हो गया, ये समुद्र तट हो गया। तो कुछ इस तरह से अपनी उनकी जोग्राफिकल डायमेंशन थी, उनकी अपनी लैंग्वेजेस थी, बहुत सारे रीजन्स की अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर था। और अलग अलग रीजन्स जो थे वो अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज से
रिलेट करते थे, उनसे एसोसिएटेड थे। जैसे कि मान लो साउथ इंडियन वाला इलाका है वो किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंडर है, मान लो नॉर्थ इंडियन वाला इलाका है वो ये दिल्ली सल्तनत के अंडर है। तो कुछ इस तरह पर्टिकुलर जो रीजन्स थे वो अलग अलग डायनेस्टी से एसोसिएटेड भी थे। और इन स्टेट्स में कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। अब क्योंकि सभी स्टेट्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग रूलर्स द्वारा रूल की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर एक रूलर कोशिश करता था कि वो अपना इलाका बढ़ा सके, अपने अंडर जितना ज़्यादा एरिया हो सके वो ला सके और अपनी पावर को दर्शा सके। वो ये कोशिश करते थे और इसीलिए हमेशा उनमें कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, लड़ाइयाँ चलती रहती थी, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि ज़्यादा एरिया अपने अंडर कवर करने के लिए। और कभी कभी ऐसा टाइम भी आता था कि पूरे पैन रीजन पर मतलब लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पर किसी एक डायनेस्टी का रूल हो रहा है, चाहे वो जैसे छोलास हो, खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स। तो ऐसा भी टाइम आता था कि जब इनमें से किसी एक का रूल है पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे पैन रीजन पे। बट अब जितने भी हम ये एम्पायर्स देख रहे हैं, छोलास, खिलजीज, तुगलक्स, तो इस तरह के जो एम्पायर्स थे, ऐसा नहीं था कि सभी जो एम्पायर्स हैं वो इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल थे। ऐसा नहीं था। कोई जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, कोई इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। कि ऐसा नहीं था कि एक जो एम्पायर है वो हमेशा से जीतता ही आ रहा है, जीतता ही आ रहा है, बस अपना एरिया बढ़ाई जा रहा है। ऐसा नहीं था कि कोई कभी ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी आ रहा है। और बहुत कम लोग थे जो एकदम स्टेबल थे, कि मतलब जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, एरिया उनके अंदर उतना ही है। तो इस तरह से अलग अलग जो रीजन्स थे उनकी अलग अलग स्टेबिलिटी थी। ठीक है, सभी लोग इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे। तो हम इस चैप्टर में कौन सा वाला सेक्शन देख रहे हैं? 700 से लेकर 1750 वाला पीरियड देख रहे हैं। तो 18th सेंचुरी के एंड की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी जैसे जैसे आई तो धीरे धीरे जो मुगल्स थे, जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लग गया, वो कम होने लग गया। और हमें पता है कि पावर जो है वो एक तरह से सीसॉ की तरह है, कि अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जरूर आएगा, और अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। ठीक है। तो जब मुगल एम्पायर नीचे गया, जब उसका डिक्लाइन हुआ, तो धीरे धीरे जो रीजनल स्टेट्स थी, जो रीजनल स्टेट्स थी वो इमर्ज होने लग गई। बट जैसा कि हमने देखा कि कई बार ऐसा टाइम था कि जो पूरा इंडिया है, जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, वो किसी एक एम्पायर के अंडर आ रहा है, उस पर कोई एक एम्पायर ही रूल कर रहा है। तो इस कारण से क्या हुआ कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसने एक तरह से इंटीग्रेशन वाला दौर देखा, उसने एक एकता वाला दौर देखा, किस तरह सभी लोग एक होके काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे अलग अलग पूरे, मान लो ये हमारा इंडिया है, मतलब ये सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया भी नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, पूरा सब कॉन्टिनेंट है। राइट। तो इसमें कई बार ऐसा होता था कि अलग अलग जो एम्पायर्स थे वो अलग अलग रीजन्स पे रूल करते थे। ठीक है, मान लो इस पे कोई रूल कर रहा है, इस पे कोई, इस पे कोई, इस पे कोई। तो सभी एम्पायर्स का अपना अपना गवर्नेंस का तरीका होगा, अपना अपना चीज़ों को हैंडल करने का तरीका होगा। तो सभी रीजन्स अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे। बट जब इस पूरे इलाके पर सिर्फ एक ही एम्पायर रूल करेगा तो उनको एक तरह से एक कंसिस्टेंसी देखने मिलेगी पूरे एरिया में। ठीक है, कि पूरे इस रीजन में एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज हो रहे हैं, एक ही तरह से ट्रेड हो रही है, तो सबको एक जो इंटीग्रेशन होती है उसका एक्सपीरियंस मिला। तो जब मुगल एम्पायर्स डिक्लाइन हुए और अलग अलग रीजनल स्टेट्स बनी, तो अब तो ये अलग अलग रीजनल स्टेट्स बन गई, बट इनके अंदर एक वो इसेंस रह गया था जो इंटीग्रेशन का था, जो पैन रीजनल रूल इन पे लोग करके गए थे, वो करेक्टर इनके अंदर रह गया था। उस एकता को इन लोगों ने महसूस कर लिया था, एक्सपीरियंस कर लिया था। अब ऐसा होता है ना कि जब कोई अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो चाहे हम मतलब वो चीज़ चली भी जाए फिर भी उस चीज़ का इसेंस हमारे पास रहता है। तो वही कि जो पैन रीजनल रूल का इसेंस था, तो वो अभी तक इनके इन रीजन्स ने एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो लोग, वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था। So across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies that of the big and small states that had ruled over them. मतलब कि अब ये अलग अलग स्टेट्स जो थी, रीजनल स्टेट्स थी, वो इमर्ज हो रही थी। बट जो रूलर्स, जो किंग्स वगैरह इन पे रूल करके गए थे, तो जिस तरह के उनके सिस्टम थे, एक तरह से वो अपनी छाप छोड़ कर गए थे। जो भी रूलर्स वगैरह इन रीजन्स पर रूल करके गए थे, उनकी छाप इन जगहों पर रह गई थी, वो अपनी लेगेसीज यहाँ छोड़कर चले गए थे। सो भले ही वो अलग अलग रीजनल स्टेट्स इमर्ज हो रही थी, बट उनमें एक शेयर्ड ट्रेडिशन था। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था कि जब पूरा जो इलाका था वो एक हुआ करता था, जब इन पे एक ही रूलर राज किया करता था। तो भले ही ये एम्पायर के बाद, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अलग अलग स्टेट्स इमर्ज हुई, बट इन्होंने एक शेयर्ड ट्रेडिशन एक्सपीरियंस किया।
ठीक है, ऐसा नहीं था कि सब एकदम अलग अलग तरीके से डेवलप कर रहे हैं, सब ने एक शेयर्ड तरीके से डेवलपमेंट की, सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब हमने जैसे कि बात की, जो रूलर्स वगैरह इन एरियाज पे रूल करके गए थे वो अपनी लेगेसीज यहाँ पे छोड़ गए थे, एक तरह से अपनी छाप छोड़ गए थे। तो किस तरह की लेगेसीज, कि जैसे कि जो पुराने रूलर्स थे जो इन स्टेट्स पे रूल किया करते थे, उनका एक गवर्नेंस का तरीका होगा, ठीक है, उनका अपना एक मैनेजमेंट का तरीका होगा, इकोनॉमी को किस तरह मैनेज करते हैं उसका अपना तरीका होगा, उनके अपने एक अलग कल्चर्स थे, राइट, कि सभी जो रूलर्स आए, जैसे जो बाहर से आए, जो मुगल्स वगैरह थे, वो एक अपना अलग कल्चर यहाँ पे लेके आए। सो वो तो चले गए, बट उनके जो गवर्नेंस करने का तरीका है, उनके जो मैनेजमेंट का करने का तरीका है इकोनॉमी को, जो उनके कल्चर्स थे, वो अभी भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में रह गए थे, ठीक है, वो पूरी तरीके से नहीं गए। आप इस चीज़ को ऐसे जोड़ सकते हो कि जैसे हमें पता है अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था, तो ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट आज भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए ना, सुना होगा आपने। तो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, और हम पैंट शर्ट्स पहनते हैं, बहुत सारी जो इंग्लिश ट्रेडिशंस हैं हम वो फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों के जो रिलीजन्स थे वो चेंज हो गए, बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस बन गए। तो आप देखोगे कि इंडिया में बहुत सारे लोग, देखा, आदमी वगैरह जो है कोई धोती कुर्ता नहीं पहनता, सब पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि कोई हम पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया किसी ने हमको, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हमारे कल्चर को, कि चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली, उनके जाने के बाद भी वो चीज़ हमारे पास रह गई। तो वही चीज़ है कि भले ही ये जो एम्पायर्स थे वो खत्म हो गए थे, जो मुगल एम्पायर्स वगैरह डिक्लाइन हो गए थे, बट उनकी जो लेगेसीज थी वो यहाँ पे रह गई थी, और इसीलिए सभी जो स्टेट्स थी वो एक शेयर्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी, राइट। सो इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे कहा है कि थ्रू द 1000 years बिटवीन 700 एंड 1750 द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। ये जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल स्टेट्स इमर्ज हो रही थी ना, ये आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुई हैं, इन्होंने आइसोलेशन में ग्रोथ नहीं की है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो इन सभी ने एक साथ ग्रोथ की है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर ग्रोथ की है। किसी ने ऐसा नहीं किया कि भाई उन्हें दूसरे स्टेट से, दूसरे रीजन से मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि कोई भी जो स्टेट थी वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुई, वो एकांत में ग्रो नहीं हुई कि उसका बाहर से कोई लेना देना है नहीं, ऐसा नहीं था। और आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा था, क्यों शेयर्ड कल्चर आ रहा था, क्यों ये जो स्टेट्स थी वो एक साथ ग्रो हो रही थी, आइसोलेशन नहीं था, वो इसलिए क्योंकि बहुत जो मुगल्स वगैरह थे, जो बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स एम्पायर्स थे जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया। तो जब वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल करेंगे तो वो एक, जितने भी पहले अलग अलग स्टेट्स थी, मान लो ये चार जो है वो पहले अलग अलग स्टेट थी, बट जब अब इन पे एक ही रूलर रूल कर रहा है तो अब ये एक हो गई, अब ये जो डिफरेंस है वो हट गया, अब ये सिर्फ एक स्टेट बन गई इस तरह। अब इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, अब ये एक दूसरे पे फ्रीली ट्रेड करेंगे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे मैंने आपको बताया। तो अब इनमें वो आइसोलेशन नहीं रहा, ये अब एक तरह से एक हो गए, इन्होंने एक दूसरे के कल्चर्स को शेयर किया, और इन्हें जो एकता होती है, जो इंटीग्रेशन होता है, उसका इसेंस समझ आ गया कि जब हम एक होकर, जब हम यूनाइट होकर काम करते हैं तो किस तरह चीज़ें होती हैं। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे थे। तो इस तरह जो ये अच्छी-अच्छी चीज़ें थी वो इनके जाने के बाद, जो एम्परर्स वग़ैरह चले गए, वो उसके बाद भी रह गई, हमारे लोगों ने वो भी अडॉप्ट कर ली। तो इसलिए कोई भी स्टेट जो है वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुआ, एक शेयर्ड ट्रेडिशन निकल कर आया। सो दीज़ रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस, कि इन लोगों ने जो पैन रीजनल फोर्सेस, मतलब कि जब एम्परर ने पूरे रीजन पर, एक डायनेस्टी ने, एक एम्परर ने रूल किया, उस चीज़ को इन्होंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया था। सो पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। भले ही ये लोग एक रूलर के अंडर आ रहे थे, बट कभी भी इन्होंने अपनी जो डिस्टिंक्टिवनेस है, जो अपनी यूनिकनेस है, वो कभी भी नहीं खोई थी, ठीक है। तो इन्होंने दोनों चीज़ों की एक्सपीरियंस किया, इन्होंने अपनी जो यूनिकनेस थी वो भी बनाकर रखी, और जो पैन इंडिया पे जो पैन रीजनल जो फोर्सेस थे, जो पैन रीजनल रूलर्स का जो एक्सपीरियंस था वो भी इन्होंने लिया। इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो अलग अलग एम्पायर्स थे, रीजन्स थे, वो निकल कर आए, किस तरह जो एम्पायर्स थे वो उनके जाने के बाद भी, जैसे हमने मुगल एम्पायर का देखा, उसके डिक्लाइनिंग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी, एक लेगेसी पीछे छूट गई थी उनकी, ठीक है, तो जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, अफेक्ट किया, और एक तरह से मदद की एक शेयर्ड ट्रेडिशन का, उसकी ग्रोथ होने में, ठीक है।
सो अगले सेक्शन में हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, अब हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, राइट।